नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और मैं हूं आपका होस्ट मनीष शर्मा। आज के शो में हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से जुड़े सवालों के बारे में, किस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है और प्लास्टिक सर्जरी आखिर होती क्या है, किस तरह से इसके पेशेंट जब आते हैं तो डॉक्टर किन बातों का ख्याल रखते हैं, कैसे इसे अंजाम देते हैं। और पिछले कुछ दशकों में अगर बात करें तो एक प्रचलित शब्द है जो देश और दुनिया में सामने आया है, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो आखिर ये तीनों किस तरह से हैं, क्या इनमें फ़र्क होता है और डॉक्टर्स इससे कैसे इनके पेशेंट्स को डील करते हैं। और भारत उभरता हुआ एक तरह से कहें बाज़ार भी है और पेशेंट्स भी जो हैं इसके अक्सर अब चर्चाओं में, आप खबरों में सुनते होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया गया। तो विदेशों से भी लोग अब प्लास्टिक सर्जरी कराने भारत आते हैं और ख़ासतौर पर कैंसर जैसी बीमारियों में भी प्लास्टिक सर्जरी अब एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई है। इसको लेकर डॉक्टर उमेश बंसल हमारे साथ सीनियर प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्शन सर्जन मौजूद होंगे शो में। आप उनसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और अपनी भी शंका और जो बीमारी है उससे जुड़े कोई अगर सवाल भी आपको जानने हैं तो उनके जवाब आप डॉक्टर उमेश बंसल से शो के ज़रिए हासिल करेंगे। आपको सीधा रूबरू कराता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत डीडी राजस्थान के प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। तो जिस तरह से सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी, तो शब्द जो प्लास्टिक है, अक्सर लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होती है, स्किन से जुड़ी हुई कुछ है, लेकिन ये प्लास्टिक शब्द इसमें कैसे आ गया? जनरली प्लास्टिक वर्ड का जो आया है वो ग्रीक शब्द से आया है, प्लास्टिकोज मीन्स टू रीशेपन और टू मोल्ड। जनरली कई बार कई पेशेंट्स ने मुझसे पूछा कि आप प्लास्टिक सर्जन तो क्या प्लास्टिक लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से प्लास्टिक को हम गर्म करके किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम पेशेंट के किसी भी भाग से चमड़ी, मांसपेशियाँ या हड्डी को लेकर के डिज़ायर साइड के लिए मोल्ड करके ले जाते हैं, जिससे क्या है कि प्रॉपर फंक्शन होता है। और इस तरीके से ले जाते हैं कि जहाँ से हम लोगों ने टिश्यू लिया है, टिश्यू अर्थात जिसमें कि चमड़ी, हड्डी और मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग प्लास्टिक सर्जरी फेस की करते हैं, फेस के अंदर इस तरीके से फेस बनाया जाता है कि पता ही नहीं चलता। हालांकि थोड़े बहुत निशान आते हैं, लोग कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि निशान को मिटा दो। नहीं, कभी भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा निशान नहीं मिटता, बल्कि हम निशान इस तरीके से डालते हैं कि पता ही नहीं चलता कि निशान वहाँ पर फेस पर है या नहीं है। बिल्कुल। तो निशान की आपने बात की कि किसी तरह का निशान रहता है कि नहीं, उस तरह की सर्जरी वाकई बखूबी रूप से आप अंजाम देते हैं। और इसी में सर अगर बात करें तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जो खुद लोग अपने नैन नक्श को सुधारने के लिए कई बार करते हैं और खूबसूरत किस तरह से दिख सकते हैं अपीयरेंस में, खासतौर पर जो कैमरा प्रोफेशन के लिए लोग काम करते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में, उनमें काफ़ी प्रचलित है। तो प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, इन दोनों में बुनियादी तौर पर क्या भेद है और कौन कौन लोग इनको अंजाम देते हैं? क्या दोनों के डॉक्टर सेम होते हैं या फिर अलग अलग विधाएं हैं? प्लास्टिक सर्जरी का में दो विधाएं होती हैं, एक कॉस्मेटिक सर्जरी और दूसरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। बेसिकली प्लास्टिक सर्जन ही दोनों चीज़ें करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर जो एजिंग से रिलेटेड या किसी की नाक टेढ़ी, जैसे राइनोप्लास्टी हो गया, फेस के ऊपर काला धब्बा है उसका ट्रीटमेंट करना, या फिर रिंकल्स हैं, नाक टेढ़ी है, या कई बार हम छाती की सर्जरी जैसे कि फीमेल के अंदर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो गया, लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी, एब्डोमेन की सर्जरी हो गया, या बॉडी कंटूरिंग, ये सारी की सारी कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है। जबकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार से कोई डिफेक्ट है या जन्मजात तकलीफ़ें हैं या किसी ऑपरेशन की वजह से, तो उस पार्ट की पूर्ति की जाती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा। यदि देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर 10% पार्ट कॉस्मेटिक सर्जरी होता है और 90% पार्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है। जनरली क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी को डार्लिंग ऑफ मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि मीडिया के अंदर जनरली हम जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं वो सब कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते हैं। तो जनरली मैंने देखा है कि आमतौर पर लोग प्लास्टिक सर्जरी इज सिनोनिमस विद द कॉस्मेटिक सर्जरी, लेकिन देखा जाए तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बहुत बड़ा पार्ट है, जिसकी वजह से कई सर्जरी जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती, इस वजह से प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पॉसिबल हो पाती है। जी, दर्शक भी हमारे साथ अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर जो आप नोट कर सकते हैं हमारा 0141 270 4999, 0141 270
4098। ये दोनों हमारे नंबर इस वक्त पे आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी फ्लैश होते देख सकते हैं। आप इन पर कॉल करके सीधे डॉक्टर बंसल से अपने समस्याओं के समाधान जान सकते हैं और सवालों के जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर बंसल, आगे इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो रिकन्स्ट्रक्शन शब्द का आपने इस्तेमाल किया, ये किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है स्किन को सर्जरी के दौरान? जैसा कि मैंने बताया, रिकन्स्ट्रक्शन, ये हिंदी में कहा जाए तो उसको पुनर्निर्माण, अर्थात किसी शरीर के किसी भी भाग का पुनर्निर्माण किया जाए। अब किन किन परिस्थितियों में पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं, जैसे बर्न के केसेस में होता है, जो पेशेंट जल जाते हैं तो उनके ऊपर की चमड़ी का लॉस हो जाता है, उस चमड़ी को वापस शरीर के एक भाग से लेकर दूसरे भाग पर लगाया जाता है, एक्यूट बर्न में भी और क्रॉनिक बर्न। क्रॉनिक बर्न का अर्थ ये होता है कि किसी पेशेंट का यदि प्लास्टिक सर्जरी की तुरंत सुविधा नहीं मिली, सिर्फ ड्रेसिंग के द्वारा उसको ही ठीक किया गया, समय के साथ में वहाँ पर डिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। इसके द्वारा फेस के अंदर नोज़ हो गई, आईलिड हो गए, या लिप्स सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कईयों की गर्दनें चिपक जाती हैं, हाथ पैरों की उंगलियां चिपक जाती हैं, या कोहनी चिपक जाती है, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। उसके अंदर हम उसको ठीक करके और शरीर के दूसरे भाग से चमड़ी को ले जा करके वापस पुनर्निर्माण करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि जहाँ से चमड़ी लिया वहाँ पर पुनः चमड़ी आ जाए, जैसे बर्न सर्जरी होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, कंजेनाइटल डिजीज़, अर्थात जन्मजात में जैसे कई बच्चे होते हैं जिनके कि होंठ कटे हुए होते हैं, तालू कटा हुआ होता है, किसी की नाक बाइफिड अर्थात दो भाग में होती है, जन्म से कान नहीं होता, कईयों के लिम्स अर्थात जैसे कि हाथों के अंदर कई बार उंगलियां बनी हुई नहीं होती, छोटी उंगली होती है, उंगलियां आपस में चिपकी हुई होती हैं, और पैरों के अंदर 5 जैसे नॉर्मल 10 उंगलियां होती हैं, उसकी जगह 15 उंगलियां होगी, जिसको पॉलीडैक्टिली कहते हैं, सिनडैक्टिली कहते हैं हमारी भाषा में। तो इन सब चीज़ों का इलाज हम प्लास्टिक सर्जन करते हैं। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार जननांग की तकलीफ होती है जन्मजात, जैसे कि किसी के पेशाब का रास्ता नीचे होता है, उसको हाइपोस्पीडियस कहते हैं, ऊपर की तरफ एपिस्पीडियस कहते हैं। महिलाओं के जो बच्चियां होती हैं उनके अंदर योनि का रास्ता नहीं बना हुआ था, गर्भाशय का रास्ता नहीं बना था, उसको भी ये सब कंजेनाइटल डिजीज़ होती हैं, तो इनको भी हम बनाने का काम करते हैं। ये सब प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा सुधारी जाती हैं, जिससे क्या है कि उसकी ज़िंदगी आगे चल के नॉर्मल हो सके और वो सोसाइटी में लाइव कर सके। जी, अब तो जी सर, जी आप अपनी बात खत्म कर लें प्लीज़। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, इसके अलावा जैसे एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा में आपने देखा हो कईयों के हाथ कट के गिर जाते हैं या उंगली कट के गिर जाती है, उसको हम रिकन्स्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी के द्वारा वापस जोड़ते हैं, जिसको कि री इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके और एक्सीडेंट में कईयों के हड्डियाँ टूट जाती हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो टिश्यू लॉस हो गया तो उसको कवर करना ज़रूरी होता है, तो वो भी सब हम प्लास्टिक सर्जन्स ही करते हैं। कई बार क्या होता है जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, अर्थात जिसमें कई बार साइकोलॉजिकली कोई पेशेंट सोचता है मैं मेल हूँ, लेकिन फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो फीमेल है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट से परमिशन हो करके तब उसको फीमेल टू मेल कन्वर्जन, मेल टू फीमेल कन्वर्जन भी हम प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। ये मैं और जैसा कि आपने अभी बताया कि ना कैंसर के पश्चात, कैंसर के दौरान किसी का यदि टंग निकाल दिया जाए या जॉ निकल जाता है, नोज़ निकल जाता है, लिप निकल जाए या आधा जबड़ा या आधा फेस भी निकल जाता है, क्योंकि हमें कैंसर को पूरा हटाना है, उसके पश्चात भी पुनर्निर्माण इस प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा किया जाता है। यदि मैं कहूं कि बॉडी के किसी भी पार्ट में हेड टू टो कोई भी पार्ट यदि रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। जी, तो सर जिस तरह से आपने बुनियादी तौर पर बताया कि बॉडीली डिफॉर्मिटी मतलब शारीरिक रूप से बनावट में, संरचना में अगर कोई गड़बड़ है, तो चाहे वो होंठ कटा है या फिर और अगर शारीरिक समस्याएं हैं उनको आप करेक्ट करते हैं, और वो रिकन्स्ट्रक्शन में एक तरह से आप कैंसर पेशेंट्स को डील करते हैं, चाहे वो बर्न के केसेस हों। एक कई बार फिनोमेना होता है कि कोई एसिड अटैक, जो एसिड अटैक होता है उस घटनाओं में भी इस तरह की सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर मेथड्स क्या होते हैं? आप अगर बॉडीली डिफॉर्मिटी है, किसी का तालू कटा है, होंठ अगर थोड़ा सा डिफॉर्म है या किसी तरह का कोई अंग में डिफॉर्मिटी, तो उसके प्रोसेस में, बर्न के प्रोसेस में, कैंसर पेशेंट्स के प्रोसेस में, और जो एसिड अटैक्स होते हैं उनमें जो स्किन बर्न होती है या ख़राब होती है, इन सब में मेथड्स किस किस तरह से अलग यूज़ होते हैं? प्लास्टिक सर्जरी में देयर आर सो मैनी ऑफ द मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बेसिकली हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग ये करते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, जेंडर क्या है, क्या उसका, यदि मान लीजिए एडल्ट पेशेंट है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बॉडी के अंदर हमारे पास कहाँ पे टिश्यू उपलब्ध है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी जगह से हम टिश्यू इस तरीके से लेते हैं कि वहाँ पर कोई डिफॉर्मिटी नहीं हो, कोई डेफिशिएंसी नहीं हो, फंक्शनल डेफिशिएंसी नहीं हो,
और जो हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना वो भी रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने पूछा कि तालू कटा हुआ है या होठ कटा हुआ है, तो उसके लिए वहीं से ही हम टिश्यू को इस तरीके से करते हैं कि पता भी नहीं चलता कि हमने वहीं से टिश्यू लेकर उस गैप को भी भर दिया और कोई डेफिशिएंसीज भी नहीं हुई। यदि मान लीजिए ज़्यादा बड़े टिश्यू की आवश्यकता पड़ती है तो हम बॉडी के दूसरे पार्ट से लेकर के उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो थोड़ा सा दूर है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूर है, तो जिसको हम पेडिकल फ्लैप तकनीक कहते हैं, उसके द्वारा वहाँ से ले जा करके हम उसको लगाते हैं और बनाते हैं। एक दूसरी जो तकनीक होती है जिसको हम फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र कहते हैं, माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी, जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा फॉर एग्जांपल यदि फेस को रिकन्स्ट्रक्ट करना है और पैर से हम टिश्यू को लेके जाते हैं, महीन नसों को लेके जाते हैं, जिन नसों का साइज़ एक बाल के बराबर होता है, उन सारी नसों को गर्दन में ले जा करके माइक्रोस्कोप की तकनीक के द्वारा एनास्टोमोसिस करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक के द्वारा जो रिकन्स्ट्रक्ट तकनीक है, इसमें काफ़ी रिवॉल्यूशन आया है। जो पहले कई कैंसर जो जिनको कि लाइलाज कहते थे कि भाई अब आप ले जाओ उसकी सेवा करो, क्योंकि ना यदि आपने कैंसर निकाल दिया तो पेशेंट आधे फेस के डिफेक्ट के साथ आप उसको कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा हम बड़े से बड़ा भी डिफेक्ट भर सकते हैं और पेशेंट अपनी सोसाइटी में वापस लौट सकता है। जी सर, जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, क्या काफ़ी लोग अक्सर इस जो कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ब्रॉडर टर्म में हम प्लास्टिक सर्जरी बोल देते हैं, वो इसलिए आना चाहते हैं कि उनकी त्वचा का रंग बदल जाए, किसी तरह से अगर मान लीजिए कोई अंग है जिस तरह से वो चाह रहे हैं, मान लीजिए नाक थोड़ा मोटा है उसको शार्पन कराना है तो वो करा दें, तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि आप कुदरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक तो ये है कि प्रॉब्लम हुई कैंसर में, फिर आपने उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके स्किन को उसमें आपने वो प्रोसीजर मेथड्स के थ्रू करेक्ट किया ताकि वो जीवन जीने लायक बन सके। एक ये है कि आप पूरी तरह सामान्य शरीर है लेकिन उससे छेड़छाड़ कराना चाह रहे हैं, तो इन दोनों में कुछ फ़र्क है और क्या ये छेड़छाड़ कराने के कोई नुकसान भी होते हैं क्या? जनरली आपने सही पूछा। कॉस्मेटिक सर्जरी, जब कोई पेशेंट कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आएगा, हम दो पार्ट में बात करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में हमारे पास पेशेंट नहीं आता, नॉर्मल पर्सन आता है, वो अपनी ब्यूटी को या अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आता है। सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के दौरान ही हम पेशेंट से सुनना चाहते हैं कि आखिर में वो चाहता क्या है। यदि जब हमें लगता है कि वास्तव में इसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि ना ईश्वर ने हर एक इंसान के फेस के जो बनाया है वो प्रोपोर्शन में बनाया है। कई बार क्या होता है, किसी की नाक लंबी होती है तो इसको यदि थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। जब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, फेस पर तिल होता है, जनरली इसको ब्यूटी स्पॉट्स कहते हैं। यदि प्रॉपरली जैसे कि ना लिप के ऊपर और थोड़ा नेजोलेबियल क्रीज जिसको हम कहते हैं वहाँ पर होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही तिल यदि मान लीजिए माथे पर या नाक पर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में यदि उस तिल को यदि हम नाक से माथे से हटा देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही तिल यदि मान लीजिए वहाँ पर लगा देते हैं तो उसको काफ़ी ब्यूटी में इन्हांसमेंट हो जाता है। यदि इन प्रोसीजर को प्रॉपरली किया जाए, जो कि सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन होते हैं, तो कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस की उसकी संभावना बहुत मिनिमल होती है। जैसा कि हर सर्जरी के साथ में जो नॉर्मल इनहेरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो होते हैं, पर लेकिन प्रॉपरली करने पर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता। रही रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की बात, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में तो पेशेंट को हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसके अंदर हम जैसे कि आपको बताया कि बॉडी के एक पार्ट से टिश्यू लेके दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं, तो जहाँ से हमने टिश्यू लिया है, फॉर एग्जांपल हमने पैर से लिया है, वहाँ का कलर ये डार्क है तो फेस पे लेके जाएंगे वो जनरली डार्क ही रहता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो कलर साफ हो जाएगा। तो सर आपने बताया कि टिश्यू उसी पेशेंट से लेते हैं और वहीं पर करते हैं, क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे पेशेंट के या किसी के दूसरे मान लीजिए कोई डोनर है, अक्सर कई बार अगर डोनर है तो उस डोनर के थ्रू भी इस तरह के प्रोसेस को अंजाम दिया जा सकता है कि जब अगर मान लीजिए किसी मरीज का पूरी बॉडी बर्न हुई है और उसका टिश्यू यूज़ नहीं हो सकता, तो क्या किसी इस तरह का भी प्रोसेस होता है कि दूसरे किसी इंसान की स्किन के टिश्यूज़ लेकर रिप्लेस किए जाएँ? जैसा कि आपने सुना होगा कि SMS के अंदर स्किन बैंक बना हुआ है। स्किन बैंक का अर्थ ये है कि ना कि जो कैडेवर का मतलब जिन लोगों के डेथ हो चुकी है उनसे कई लोग डोनेट करते हैं उस बॉडी से हम टिश्यू स्किन लेकर के उसको प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए फॉर टाइम बिंग, जैसे पेशेंट को एक्यूट बर्न हुआ तो एक्यूट बर्न में क्या होता है कि फिजियोलॉजी चेंज होती है बॉडी की, फॉर टाइम बिंग के लिए हम उसके ग्राफ्ट लगा देते हैं, लेकिन 10-15 डेज में वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। पर बाय दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि उस पेशेंट की जो फिजियोलॉजी तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, पेशेंट स्वस्थ होने लगता है, तब हम उसके बॉडी के बचे हुए एरिया से ग्राफ्ट लेकर के लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा रीनल ट्रांसप्लांट,
किडनी लिवर ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी टिश्यू ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे पर्सन से, तो उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं जिनके कि अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यदि हम किसी पेशेंट का रिकन्स्ट्रक्शन उसके खुद के टिश्यू से करते हैं तो उसको कोई भी ड्रग्स नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ 5 to 7 डेज या 10 डेज जो हॉस्पिटल में जो मेडिसिन चलती है वही चलती हैं और ताउम्र तक पेशेंट स्वस्थ रहता है। जी, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरह से ताउम्र कोई भी पेशेंट है अगर प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ता है उसे मजबूरी में, चाहे कैंसर पेशेंट है या बर्न का पेशेंट है, तो ताउम्र अपनी ज़िंदगी सहजता से जी सकता है प्लास्टिक सर्जरी के बाद। तो डॉक्टर उमेश बंसल हैं जो हमारे साथ लगातार इस विषय पर बात कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, एक बार फ़ोन नंबर हम आपको फिर से बता देते हैं 0141270499 और वहीं दूसरा नंबर हमारा है 2704098। आप हमारे स्क्रीन पर भी इस वक्त पर देख सकते हैं। डॉक्टर बंसल को 10 साल से ज़्यादा का, 1 दशक से ज़्यादा का अनुभव है प्लास्टिक सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में। डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ते हैं, मेडिकेशंस को लेकर के बातें करते हैं। तो ज़रा दर्शक इस वक्त पे जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी प्लास्टिक सर्जरी किसी ने कराई है किसी पेशेंट ने, तो क्या कुछ मेडिकेशन उसका होता है और क्या सावधानियाँ उसको इलाज के बाद बरतनी चाहिए होती हैं? मैं जैसे एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। जैसे किसी पेशेंट के सिर में यदि चोट लगी है, उसके लैसिरेटेड वुंड हुआ है, वो वुंड कोई भी सिल सकता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जन्स उसको ना मैग्नीफाइंग लूप के अंदर लेयर बाय लेयर उसको जोड़ते हैं और इस तरीके से जोड़ते हैं वहाँ पर मिनिमल स्कार आता है। उसके पश्चात मेडिसिन जैसे कि एज नॉर्मली और सर्जरीज के अंदर मेडिसिन देते हैं वैसे ही नॉर्मल मेडिसिन चलती है, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं होती। लेकिन उसके बाद प्लास्टिक सर्जन के साथ फॉलोअप करें, क्यों? क्योंकि ना उसकी कोशिश ये रहती है कि वो निशान कम से कम रहे। तो फॉलोअप में आते हैं तो किस तरीके से मसाज करना है, किस तरीके से कौन सी मेडिसिन इसके ऊपर ऑइंटमेंट या क्रीम लगानी है, क्या सन एक्सपोजर कितने दिन तक अवॉइड करना है, तो जिससे क्या उत्तरोत्तर उसका स्कार मार्क दिखाई न दे। जी सर, ये तो स्किन को लेकर के बात हुई कि किस तरह से आप टिश्यूज़ लेते हैं और आप रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन कैंसर के पेशेंट्स की अगर बात करें, जो आपका क्षेत्र भी आप उसकी एक्सपर्टी रखते हैं, तो कई बार किसी अंग को ही रिमूव करना पड़ता है। मान लीजिए किसी को जॉ कैंसर हुआ, माउथ कैंसर हुआ, तो कई बार जॉ रिमूवल करना पड़ता है, फिर जॉ में काफ़ी उसको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो क्या इस तरह के मामलों में क्या किस तरह से अंग प्रत्यारोपण की भी ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है? मान लीजिए किसी को जॉ रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो क्या वो भी किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का यदि पूरा जॉ ही निकाल दिया, अंदर के म्यूकोसा जिसके अंदर की चमड़ी और बाहर की चमड़ी भी निकाल दी क्योंकि उसका एडवांस कैंसर था, तो हम पैर से इस तरीके से हड्डी लेते हैं, उसको जॉ का शेप देते हैं, उसके साथ चमड़ी भी लेते हैं, मांसपेशियाँ भी लेते हैं और महीन नसें लेते हैं। उन जॉ को शेप दे करके सारा का सारा सिलने के पश्चात महीन नसों को गर्दन में जोड़ा जाता है। जॉ पूरा बन जाता है और उसके अंदर ब्लड का वापस फ्लो हो जाता है जैसा कि पहले जॉ होता है। अब हम पेशेंट को 2 से 3 दिन तक आईसीयू में रखते हैं क्योंकि इसके अंदर संभावना होती है, क्योंकि बालों जैसी महीन नसें होती हैं, हो सकता है कोई ब्लॉक हो जाए। यदि ब्लॉक हो जाएगा तो सारा टिश्यू जो हमारी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। सबसे ज़्यादा खतरा इनिशियल के 24 घंटे में रहता है। 24 घंटे जनरली निकल जाते हैं तो खतरा कम होता जाता है। उसके पश्चात हमें 2 दिन तक छोटे आईसीयू में रखते हैं, फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल, जनरली इस तरीके के पेशेंट 7 से 10 दिन में अपने घर चले जाते हैं, खाते पीते घर जाते हैं और जहाँ से हमने टिश्यू लिया वहाँ पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, सिर्फ ड्रेसिंग करानी होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर और आगे हम बात करेंगे। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। जी, आप तक अगर आवाज आ रही तो अपना नाम बताइए और सवाल। जी, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से अभी बता रहे थे, हम बात कर रहे थे, कॉलर को फिर से लाइन अप करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए ज़रा कि जो प्रोसेस है, आपने बताया कि डॉक्टर आराम से इलाज करने के बाद रहने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स का ये भी एक बार फिर से हम ज़रा कोशिश कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। बात कर रहा हूँ जी, आप तक आवाज आ रही है? लग रहा है शायद संपर्क में दिक्कत है। फिर से आप हमें फिर से कोशिश कीजिएगा और अपने टीवी सेट की ज़रा वॉल्यूम आप एकदम कम कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, तो क्या किस तरह के कई बार पेशेंट्स को डर लगता है कि ये इस इलाज में जाने के लिए बड़ा खर्चा आता होगा, क्या मेरी बॉडी इसको सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या कुछ नकारात्मक भी इस पर दुष्प्रभाव हो सकता है? ये कुछ भ्रांतियाँ भी हैं या फिर हो सकता है कुछ सच्चाइयाँ भी हो, इन पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि कोई भी सर्जरी यदि प्रॉपरली की जाए तो जो इनहेरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सर्जरी के, जैसे वुंड इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो गए, बस वही रहते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते, बल्कि हम पेशेंट को एक ऑर्गन रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, फंक्शनल रिकन्स्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिससे उसकी लाइफ नॉर्मल बन जाए। और पेशेंट को यह है कि टाइम टू टाइम पे अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ में कंसल्ट करते रहना चाहिए। जी, अपने सर्जन के साथ में लगातार वो जुड़े रहें, कंसल्ट करते रहें। तो क्या सर, अब आप जिस तरह के पेशेंट देखते हैं, क्योंकि पेशेंट अलग अलग तरह के आते हैं, बर्न भी आते हैं, एसिड अटैक भी होता है, कैंसर के पेशेंट्स आप डील करते हैं, तो क्या कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिनमें संभव नहीं होता प्लास्टिक सर्जरी कर पाना, या फिर हर केस में प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया जा सकता है? ये निर्भर करता है कि ना पेशेंट का, जैसे आपने कैंसर के पेशेंट का पूछा है, कई पेशेंट के यदि मान लीजिए कैंसर यदि पूरा निकालते हैं तो हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का टंग निकाल दिया तो हम टंग भी रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इवन कई पेशेंट में जिनमें कि यदि R0 रिसेक्शन, अर्थात यदि कैंसर पूरा निकाल दिया तो आधा फेस भी हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। कईयों की आहार नाल निकाल दी, उसको भी हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया है। इवन जिससे हम बोलते हैं, जिसको कि स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसको भी आज की तारीख में माइक्रोवेस्कुलर तकनीक के द्वारा हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। जी सर, तो ये जो तकनीक है इस पर भी बात करेंगे, और क्या सफलता दर है इस पर भी दर्शक जानना चाहेंगे। कॉलर अब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम बताइए और पूछिए सवाल डॉक्टर साहब से। आवाज आ रही है आपको? शायद संपर्क में फिर से एक बार दिक्कत हो गई। फिर से जी, अपना नाम बताइए। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। शायद संपर्क में कुछ दिक्कत है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। और जी नरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। क्या दिक्कत क्या है आपको, कि क्या सवाल है? मेरे 4 साल पहले कैंसर की एक बार सर्जरी हो चुकी है, जिसमें आधा हार्ट निकाल दिया था जी। और अभी फिर मेरी सर्जरी हुई है, जिसमें आधा हार्ट फिर जो बचा हुआ था वो फिर निकाल दिया गया है। अब तो मुंह का जो लार आ रहा है वो बाहर आता है। तो क्या ऐसा हार्ट के लिए कोई प्लास्टिक सर्जरी में हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, पेशेंट नरेंद्र कुमार है। इनका सवाल ये है कि इनका होंठ काट दिया गया था, कैंसर था, और उसके बाद इनका फिर से दोबारा होंठ काटना पड़ा कैंसर के चलते, लेकिन अब ये है इनकी लार लगातार बाहर आते रहती। तो इनका सवाल है कि क्या ये प्लास्टिक सर्जरी इनकी हो सकती है और क्या इससे इनको मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल सही, क्योंकि ना इस तरह की जो सुविधा है वो राजस्थान के हर भाग में नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सेंटर्स पर ही उपलब्ध है। क्योंकि ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, जिसके अंदर जनरली 4 आवर्स टू लेकर 12 आवर्स तक लग जाते हैं, 12 घंटे तक लग जाते हैं। पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है फॉर टाइम बीइंग के लिए, 2-3 घंटे के लिए, जिससे क्या है कि जो हमने हिस्सा बनाया है वो ख़राब नहीं हो। यदि किसी को ये सुविधा नहीं मिली, उसका पूरा यदि मान लीजिए जौ कट गया है, जबड़ा बंद हो गया है, या होंठ कट गया है, नाक कट गई है, और उस समय से बीमारी निकल गई है, नहीं बना हुआ है, तो पुनः आकर के निर्माण करवा सकते हैं, और ये जो लार का बहना हो गया, ये सब मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल। तो जैसे बांसवाड़ा से संपर्क कर रहे थे इस वक्त पे हमें, तो क्या बांसवाड़ा में ऐसी सुविधा उपलब्ध है या फिर इनको जयपुर ही आना पड़ेगा, किसी सेंटर पर जाना पड़ेगा? इवन देन जयपुर के भी चुनिंदा 2-3 जगह पर ही सुविधा उपलब्ध है। जोधपुर के अंदर सिर्फ एम्स में ही कुछ लोग कर रहे हैं, जो उदयपुर में भी 1-8 जगह कर रहे हैं। ये बेसिकली ये हर जगह नहीं है। देखा जाए तो राजस्थान में सिर्फ 8 या 10 प्लास्टिक सर्जन ही ये काम कर रहे हैं। और जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में, इवन इन इंडिया में सबसे ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शन हम यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पर भी आप इनका समुचित इलाज हो सकता है, उस अस्पताल में संपर्क कर उन डॉक्टर से संपर्क इनको करना चाहिए, चाहे वो बांसवाड़ा से बाहर आप बता रहे हैं उदयपुर, जोधपुर या जयपुर जैसे बड़े अस्पतालों में, वहाँ इनका इलाज संभव है। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। सर, हम सफलता दर पर आ रहे थे इस पूरे क्षेत्र में, प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में, अलग अलग जो भी क्षेत्र आपने बताए, इसमें बर्न के केसेस हैं या फिर कैंसर पेशेंट्स हैं जो आपकी एक्सपर्टी है, और एसिड अटैक के पेशेंट्स हैं, या फिर जो खुद कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहते हैं, क्या इसमें सक्सेस रेट कितनी, कि जो वो करवाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें वो डिजायर्ड रिजल्ट आते हैं? क्या सक्सेस रेट क्या है पूरी सर्जरी में?
प्लास्टिक सर्जरी एक काफ़ी वास्ट ब्रांच है, बहुत। जैसे आपने बर्न भी पूछा, कैंसर भी पूछा, तो हर एक की अपनी अपनी रेट्स हैं। यदि हम देखा जाए तो मोर देन 90% सक्सेस रेट है सभी चीज़ों में, क्योंकि ना पेशेंट का यदि फॉर्म और फंक्शन यदि वापस आ गया तो आप ये मानिए कि उसका डिजायर्ड गोल अचीव कर लिया है। बिल्कुल, तो 90% इसमें मोर देन 90%, मोर देन 90% तो एक अच्छा सक्सेस रेट माना जाएगा इस पूरे क्षेत्र को लेकर के, इस विधा को लेकर के। एक सवाल डॉक्टर साहब मेरे जहन में आपसे बात करते वक्त इस वक्त पर भी आया कि जब अक्सर कहा जाता है कि जो क्योंकि निश्चित रूप से कैंसर का पेशेंट होता है ऑलरेडी रेडिएशन से बड़ा एक्सपोज्ड होता है, और जब सर्जरीज वगैरह की जाती हैं तो कई दर्शक ये भी कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे कि कैंसर एक बढ़ती बीमारी है और काफ़ी अब बड़े तादाद में मामले सामने आ रहे हैं देश में और दुनिया में। तो क्या किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी से भी किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट है कि उससे किसी कैंसर का खतरा है, इस तरह की भी कोई, या सिर्फ ये भ्रांति है? ये सिर्फ भ्रांति है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने लूँ कि यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या है कि उसका पूरा का पूरा स्तन निकाल दिया जाता है। अब वापस हम पुनर्निर्माण करते हैं तो बॉडी के दूसरे पार्ट से, ब्रेस्ट क्या चीज़ है, एक स्किन है जिसके अंदर फैट है, लेकिन उसके अंदर ग्रंथियाँ होती हैं। हम पेट से लेकर के या थाई से लेकर, जैसे कि जिन महिलाओं के अंदर जहाँ पर फैट ज़्यादा होता है उससे वापस हम उनकी छाती वापस से बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर वो टिश्यू नहीं होता। उससे यदि हम वापस से पुनः स्तन बना देंगे उसके अंदर कैंसर की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। जी, तो आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, अब दोबारा अगर उसको अंजाम देते हैं तो फिर किसी भी तरह के कैंसर की कोई संभावना नहीं होती है, कोई आशंका नहीं होती, क्योंकि वो हम टिश्यू बॉडी के दूसरे पार्ट से लेकर के आए हैं, इसलिए उसके अंदर कोई संभावना कभी नहीं होती है। जी, और तो सर अगर जैसे इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, कैंसर में भी अगर अलग अलग तरह के ग्रेड्स की बात करें तो आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो वहीं तक लिमिटेड होता है, आप इसलिए दूसरे टिश्यूज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं? हर पेशेंट में ये संभव है कि दूसरे ऑर्गन के टिश्यू लेकर के आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं? जैसे यदि मैं आपसे कहूँ तो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी जो हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर पार्ट को हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि जनरली हेड एंड नेक रिकन्स्ट्रक्शन कम्प्लीटली हो गया, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन हो गया, चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल, जैसे छाती होगी किसी के, मान लीजिए एक ट्यूमर छाती में आ गया तो छाती का पूरा ट्यूमर निकालेंगे, साथ में पसलियाँ भी निकलेगी, मांसपेशियाँ भी निकलेगी, उसको हम वापस बनाएंगे। एब्डोमिनल वॉल अर्थात जैसे पेट की दीवार हो गई उसके अंदर कैंसर है, उसको भी हम ठीक करते हैं। पैरों के अंदर गया, बोन के अंदर कैंसर आ गया, या किसी के जननांग में कैंसर आ गया, तो ये ऊपर के ऑर्गन है, अंदर पेट के अंदर के ऑर्गन नहीं, ऊपर के ऑर्गन जिनको कि यदि निकाला जाता है और उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बड़ा क्षेत्र है प्लास्टिक सर्जरी का जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी आती है और अलग अलग बीमारियों को जो स्किन से जुड़ी हैं उसमें इसको अंजाम दिया जाता है, विशेष तौर पर स्पेशलाइज्ड सर्जन्स के थ्रू। हालांकि जो चिकित्सा की विधा है, जो सर्जन है, वो बहुत कम जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि अब जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है और इलाज की ज़रूरत है कि इस तरह से आप जैसे सर्जन्स और होंगे, और निचले इलाकों तक में भी, जिस तरह से अभी एक बांसवाड़ा से भी कॉलर थे तो उनको ये समस्या होगी कि उन्हें बड़े शहर आना पड़ेगा, तो छोटी जगहों पर भी इस तरह के डॉक्टर्स पहुँचें, इस तरह की भी उम्मीद की जाती है आने वाले समय में। जाते जाते मैं चाहूँगा कि जो भी इस वक्त पे शो देख रहे हैं आपको, प्लास्टिक सर्जरी बतौर एक पूरे विधा को लेकर के आप 30 सेकंड में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनरली ये कहना चाहूँगा कि यदि किसी को जैसे कैंसर है तो कोई यह ना सोचे कि ना मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि ना मेरा जॉ कट जाएगा, जीभ कट जाएगी। आप इस चीज़ से नहीं डरें, अपना इलाज पूर्णतः कराएं। यदि किसी को जन्म से बीमारी है उसका भी इलाज पूरी तरह से कराएं। प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम उस ऑर्गन को पुनः बनाते हैं और फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा एस्थेटिक एस्पेक्ट्स भी देते हैं। अब उन्नत तकनीक के द्वारा ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बिल्कुल, उन्नत तकनीक है और आधुनिक ज़माना है, तो जितना बीमार है उतना ही आधुनिक अब इलाज भी हो चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने तमाम सवालों के तफसील से जवाब दिए, और दर्शकों को भी उम्मीद है उनके सवालों के जवाब मिले होंगे और शो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में पधारे। तो आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और विशेष कार्यक्रमों के लिए आप डीडी राजस्थान के साथ बने रहें हर पल। नमस्कार।